हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देवी टेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस कंक्रीट की तीसरी क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एग्रीगेट का ही है। हमने एग्रीगेट की दोस्तों दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। आज इस क्लास में हम दोस्तों एग्रीगेट की थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट की जो दोस्तों थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एग्रीगेट की आपकी जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो आपकी प्रॉपर्टी है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट की ग्रेडिंग का क्या मतलब है दोस्तों? अब दोस्तों ध्यान रखना, हम एग्रीगेट की ग्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब एग्रीगेट की ग्रेडिंग को बताने के लिए मैं यहाँ पर दो तरह के सैंपल को कंसीडर कर रहा हूँ। हाँ जी, दो तरह के सैंपल को दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। एक सैंपल दोस्तों मेरा पुअरली ग्रेडेड सैंपल है, तो यहाँ पर मैं जो सैंपल की बात कर रहा हूँ वो पुअरली ग्रेडेड सैंपल है। और दूसरा सैंपल मैं जिसको कंपेयर करूंगा दोस्तों वो वेल ग्रेडेड सैंपल है। पहले हम बता देते हैं कि दोनों होते क्या है। दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे कि ग्रेडेशन का एक चैप्टर पढ़ोगे आप। सॉइल मैकेनिक्स में क्या पढ़ोगे सर? ग्रेडेशन का एक चैप्टर पढ़ोगे। वहां पे आपको अलग अलग प्रकार की ग्रेडेशन देखने को मिलेगी। एक ग्रेडेशन देखने को मिलेगी जिसको दोस्तों बोलते हैं वेल ग्रेडेड एग्रीगेट या वेल ग्रेडेड ग्रेडेशन। एक देखने को मिलेगी आपको पुअरली ग्रेडेड ग्रेडेशन। एक कौन सी देखने को मिलेगी सर? पुअरली ग्रेडेड ग्रेडिएशन। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर एक बार इसको कंसीडर करते हैं कि ये होती क्या है। हाँ जी, हमने बात की सर ग्रेडेशन की। एक ग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगी दोस्त को वेल ग्रेडेड, और दूसरी आपको मिलेगी पुअरली ग्रेडेड। तीसरी आपको मिलेगी दोस्तों यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, और चौथी आपको मिलेगी दोस्तों गैप ग्रेडेड। लेकिन हम हमारे एग्रीगेट की ग्रेडिंग को बताने के लिए दो तरह की ग्रेडेशन को कंसीडर कर रहे हैं दोस्तों। कितनी तरह की ग्रेडेशन को कंसीडर कर रहे हैं दोस्तों? दो तरह की ग्रेडेशन को कंसीडर कर रहे हैं। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की ग्रेडिंग वह ग्रेडिंग होती है दोस्तों जिसमें एक बड़े एग्रीगेट के वॉइड्स को छोटा एग्रीगेट, बड़े एग्रीगेट के वॉइड्स को छोटा एग्रीगेट, छोटे एग्रीगेट को वॉइड्स को उससे छोटा एग्रीगेट, और उससे छोटे एग्रीगेट के वॉइड्स को उससे छोटा पार्टिकल फिल कर दे। ऐसी ग्रेडेशन को कहा जाता है दोस्तों वेल ग्रेडेड ग्रेडेशन। पुअरली ग्रेडेड ग्रेडेशन ऐसी ग्रेडेशन होती है जिसमें एक पार्टिकल की अधिकता हो सकती है और दूसरे पार्टिकल की कमी हो सकती है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ वन पार्टिकल एंड एक्सेस ऑफ अदर पार्टिकल। ये पुअरली ग्रेडेड यूनिफॉर्मली कब बन जाएगा? जब एक ही प्रकार के पार्टिकल हो। ये पुअरली ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कब बन जाएगा दोस्तों? जब एक ही प्रकार के पार्टिकल हो। और गैप ग्रेडेड जब उसमें से कुछ पार्टिकल मिसिंग हो। उसमें से कुछ पार्टिकल क्या हो सर? मिसिंग हो। और एक ही तरह का पार्टिकल हो, एक ही तरह का पार्टिकल हो, एक ही तरह का पार्टिकल हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे सर? यूनिफॉर्म। तो वेल ग्रेडेड जिसमें सभी तरह के पार्टिकल हो, पार्टिकल्स की वाइड रेंज होती है। इसमें दोस्तों पार्टिकल की रेंज कैसी है? वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल है, जिसके कारण आप देखो ना, इसमें छोटा भी है, उससे छोटा भी है, उससे छोटा भी है। तो वाइड रेंज पार्टिकल्स की होने के कारण, ठीक है, वाइड रेंज पार्टिकल्स की होने के कारण इसी को नाम क्या दिया गया है दोस्तों? वेल ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड का मतलब सर, पुअरली ग्रेडेड का मतलब होता है कि ऐसा ग्रेडेशन जिसमें एक पार्टिकल की अधिकता हो सकती है और दूसरे पार्टिकल की सर कमी हो सकती है। ऐसे ग्रेडेशन को क्या बोलते हैं हम? पुअरली ग्रेडेड ग्रेडेशन। पुअर अब यूनिफॉर्म पुअरली ग्रेडेड ग्रेडेशन यूनिफॉर्मली कब बनता है? जब एक ही तरह का पार्टिकल हो। पुअरली ग्रेडेड गैप ग्रेडेड कब बनता है? जब कुछ तरह के पार्टिकल मिसिंग होते हैं उसमें। तो अब हमारे कंपेयर करनी है हमको ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। उसके लिए हमें पहला पहला जो हमने कंसीडर किया कि भाई एक तो आपका कैसा है सर? एक हमारा है पुअरली ग्रेडेड, और एक हमारा कैसा है सर? एक हमारा है वेल ग्रेडेड। अब इसको कंपेयर करते हैं पुअरली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड को। दोस्तों जब हम वेल ग्रेडेड की बात करते हैं, जब हम वेल ग्रेडेड की बात करते हैं तो कमेंट ऑफ इंटर पार्टिकल लॉकिंग, इसकी इंटर पार्टिकल लॉकिंग सर बहुत बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे से पार्टिकल के बड़े पार्टिकल के वॉइड्स को छोटा पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के वॉइड्स को उससे छोटा पार्टिकल, उससे छोटे पार्टिकल्स के वॉइड्स को और उससे छोटा पार्टिकल फिल कर रहा है। इसका मतलब इसकी इंटर पार्टिकल लॉकिंग बढ़िया है सर। इंटर पार्टिकल लॉकिंग बढ़िया है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि कुल मिला के स्ट्रेंथ अच्छी है। तो अगर मैं वेल ग्रेडेड एग्रीगेट को काम में लूंगा कंक्रीट बनाने के लिए, तो मेरे कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी।
क्योंकि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़िया होता है, और एग्रीगेट की स्ट्रेंथ बढ़िया है तो उससे बनने वाली कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़िया होगी, क्योंकि वेल ग्रेडेड में इंटर पार्टिकल लॉकिंग बेस्ट होती है, इसके कारण इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसमें उल्टा है, इसमें इंटर पार्टिकल लॉकिंग दोस्तों कम है, जिसके कारण स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी सर, कम निकल के आएगी। तो ये तो मेरा कंपेयर हो गया। इस कंपेयर को मैंने जब किया है, जब मैंने दोनों सैंपल का वॉल्यूम सेम किया है, यानी कि इस कंपेयर को करने के लिए मैंने क्या माना है दोस्तों, सर मैंने वॉल्यूम को सेम रखा है। अब मैं इनकी वर्केबिलिटी के बारे में चेक करूंगा। अब ध्यान रखना, वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को सेम कर रहा हूँ, दोनों में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, सेम है। इससे पहले मैंने सेम क्या किया था सर, इनका वॉल्यूम सेम किया था, अब की बार मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेम कर रहा हूँ। अब ध्यान सुनना, अगर दोनों का सेम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है तो किसके किसके वॉइड्स में फ्री सीमेंट पेस्ट ज़्यादा जाएगा दोस्तों, दोनों में सेम जाएगा। क्यों जाएगा सर, दोनों में आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेम है, तो फ्री सीमेंट पेस्ट का मतलब क्या है, जो लुब्रिकेशन में पार्ट नहीं ले रहा, ठीक है, इसका मतलब दोनों में सेम है। अब चूंकि दोनों एग्रीगेट आपने एक वेल ग्रेडेड एक पोरली, क्योंकि आपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को सेम कर दिया है, और जब जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेम होगा तो वेल ग्रेडेड जो एग्रीगेट होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा। अब ध्यान रखना, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेम रखते हैं तो वेल ग्रेडेड एरिया एग्रीगेट का सरफेस एरिया कम होता है, यानी कि अगर इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है तो मेरे दोस्तों सीमेंट पेस्ट उतना ही है, उतना ही सीमेंट पेस्ट उस कम सरफेस एरिया पर लुब्रिकेशन करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब सर वर्केबिलिटी ज़्यादा है। तो दोस्तों पहली ऐसी प्रॉपर्टी आई है जिसकी दोनों चीज़ बढ़िया होती है, इसका मतलब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से बनने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, और वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से बनने वाले कंक्रीट की वर्केबिलिटी की प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है। तो इन दो एग्रीगेट की ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छी होती है। इससे पहले दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, शेप और टेक्सचर। किसी की शेप, किसी की वर्केबिलिटी अच्छी थी, किसी की स्ट्रेंथ, ऐसे टेक्सचर में किसी की वर्केबिलिटी अच्छी थी, किसी की स्ट्रेंथ। लेकिन दोस्तों तीसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी कि ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की दोनों प्रॉपर्टियां बेस्ट होती है। इसका मतलब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट बेस्ट वर्केबिलिटी और बेस्ट स्ट्रेंथ देता है। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से बनने वाले कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों क्या होगी सर, दोनों बढ़िया होगी। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी दोस्तों एग्रीगेट की। अब हम इसकी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है साइज ऑफ एग्रीगेट। इसकी फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो कौन सी है, साइज ऑफ एग्रीगेट। इसको हटा देते हैं, इसमें आ गया ना, साइज ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट के साइज का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे जैसे मैंने आपसे बोला कि 1 mm का एग्रीगेट है, मैंने आपसे बोला 1 mm का एग्रीगेट है, फिर आपसे पूछा बताओ ये 1 mm का एग्रीगेट बड़ा है छोटा, 1 mm का एग्रीगेट बड़ा है या छोटा एग्रीगेट है। दोस्तों आप बता ही नहीं पाओगे कि 1 mm का बड़ा है कि छोटा, जब तक मैं कुछ और ना लिखूं। 2 mm लिखा और ये एक जो मैंने पूछा था, और एक लिखा मैंने 0.5 mm। अब आप बोल पाओगे ये 1 mm का एग्रीगेट 0.5 से तो बड़ा है, ये आपका एक हो गया ना कि 1 mm का एग्रीगेट 0.5 mm के एग्रीगेट से क्या है दोस्तों, बड़ा है, और 2 mm के एग्रीगेट से छोटा है। इसका मतलब एग्रीगेट के साइज को आप रिलेटिवली बता ही नहीं सकते। एग्रीगेट के साइज का, एग्रीगेट के साइज को आप हाँ, एग्रीगेट का साइज एक एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है दोस्तों, एग्रीगेट का साइज एक एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। अब आप क्या बोलोगे सर ये तो एक रिलेटिव पैरामीटर है, तो इस एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, रिलेटिव पैरामीटर है, तो इसको कैसे पता किया जाए। अब पहले मैं जनरल बात कर रहा हूँ साइज ऑफ एग्रीगेट। माना एक एग्रीगेट है जिसका साइज ये है, और एक एग्रीगेट है जिसका साइज ये है। तो दो तरह के एग्रीगेट मैंने डिस्कस किए दोस्तों, दो तरह के एग्रीगेट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तरह का एग्रीगेट जिसका साइज मैंने आपको दो बना दिए, तो आप इनको देख करके आराम से बोल सकते हो कि ये स्मॉल साइज का एग्रीगेट है दोस्तों, और ये आपका बिगर साइज का एग्रीगेट है, बड़ा एग्रीगेट है। अब सर दोनों एग्रीगेट में कंपेयर करते हैं दोस्तों। चलो, ये छोटे साइज का एग्रीगेट है, स्मॉलर साइज का एग्रीगेट है दोस्तों। छोटे साइज का एग्रीगेट है तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया या कॉन्टैक्ट एरिया सर, हाँ अब ध्यान रखना दोनों के कॉन्टैक्ट एरिया को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। छोटे साइज का एग्रीगेट है तो दोस्तों इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सॉरी, छोटे साइज का एग्रीगेट है दोस्तों, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। बड़े साइज का एग्रीगेट है, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया
कम होगा। छोटे साइज के एग्रीगेट का दोस्तों स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या कर दिया आपने सर, छोटे साइज के एग्रीगेट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है और बड़े साइज के एग्रीगेट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है। तो छोटे का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है। सीमेंट पेस्ट मेरे पास दोस्तों उतना ही है, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब ज्यादा एरिया पर वर्क करेगा, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब ज्यादा या एरिया पर वर्क करेगा तो सर लुब्रिकेशन तो कम होगा। लुब्रिकेशन कम होगा तो मेरे दोस्तों वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी कम आएगी। क्यों आएगी सर? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा। छोटे साइज के एग्रीगेट का सरफेस एरिया क्या होता है सर? छोटे साइज के एग्रीगेट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और सीमेंट पेस्ट उतना ही होता है। तो उतना ही सीमेंट पेस्ट दोस्तों, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब आपका लुब्रिकेशन करेगा तो बड़ा एरिया होने के कारण लुब्रिकेशन कम होगा और फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी मेरे दोस्तों कम आएगी। दूसरा कंपेयर करते हैं, बड़े साइज के एग्रीगेट का सरफेस एरिया कम है, सीमेंट पेस्ट मेरे दोस्तों उतना ही है, उतना ही सीमेंट पेस्ट जब कम एरिया पर वर्क करेगा तो लुब्रिकेशन ज्यादा होगा। लुब्रिकेशन ज्यादा होगा तो कमेंट ऑन फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन कम होगा। अगर फ्रिक्शन गलती से कम हो गया तो दोस्तों मेरी वर्केबिलिटी क्या कर जाएगी सर? वर्केबिलिटी एनहांस कर जाएगी, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों आपको से याद रखना है। दूसरा, अगर मैं इनके इंटर पार्टिकल लॉकिंग की बात करूं तो दोस्तों दोनों की इंटर पार्टिकल लॉकिंग कंपैरेटिवली सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इनकी शेप और टेक्सचर दोनों सेम कंसिडर कर रखी है मैंने। शेप और टेक्सचर दोनों क्या है? सेम। तो साइज का इतना फर्क पड़ता नहीं है इंटर पार्टिकल पर। दूसरा, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी छोटे पार्टिकल की। छोटे पार्टिकल की कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है ना, तो सर बॉन्ड ज्यादा आएगा। अब बॉन्ड ज्यादा बनेगा इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो छोटे पार्टिकल की स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन छोटे पार्टिकल की दोस्तों वर्केबिलिटी कम है। बड़े पार्टिकल की वर्केबिलिटी ज्यादा है लेकिन सर बड़े पार्टिकल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये तो मैंने दोस्तों जनरल डिस्कशन किया है कि एग्रीगेट का। अब जनरली हमारे पास जो एग्रीगेट है उनके कुछ साइज को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब कुछ एग्रीगेट के साइज को डिस्क्राइब कैसे किया है, तो पहला जो एग्रीगेट हमने डिस्क्राइब किया है दोस्तों वो कहलाता है फाइन एग्रीगेट। वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? फाइन एग्रीगेट। अब किस एग्रीगेट को फाइन किया जाए? ऐसा एग्रीगेट जो 4.75 mm की सीयू पर, ऐसा एग्रीगेट जो 4.75 mm की सीयू से पास हो जाए और 75 माइक्रोन या 0.075 mm की सीयू पर रुक जाए, रिटेन कर जाए, तो ऐसे एग्रीगेट को क्या बोलोगे सर? फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? ऐसा एग्रीगेट जो 4.75 mm की आईएस सीयू से तो क्या कर जाए सर? पास कर जाए, लेकिन 75 माइक्रोन की सीयू पर क्या कर जाए सर? 75 माइक्रोन की सीयू पर ये रुक जाए। तो ऐसे एग्रीगेट को क्या कहा जाता है सर? ऐसे एग्रीगेट को कहा जाता है फाइन एग्रीगेट। अब हमारे पास जो दूसरा एग्रीगेट है दोस्तों वो कहलाएगा कोर्स एग्रीगेट। दूसरा एग्रीगेट कौन सा है सर? दूसरा एग्रीगेट हमारा कहलाएगा कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट क्या है? ऐसा एग्रीगेट जो दोस्तों 80 mm की सीयू से तो क्या कर जाए सर? 80 mm की सीयू से पास कर जाए और 4.75 mm की सीयू पर रुक जाए, रिटेन कर जाए। ऐसे एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है। तो कोर्स एग्रीगेट किसको कहेंगे सर? ऐसा एग्रीगेट जो 80 mm की सीयू से पास हो जाए और 4.75 mm की आईएसयू पर रुक जाए। तो ऐसा एग्रीगेट क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों? ऐसा एग्रीगेट आपका कहा जाएगा कोर्स एग्रीगेट। ऐसे एग्रीगेट को हम क्या बोलेंगे सर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम तीसरे एग्रीगेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो कहलाएगा ऑल इन एग्रीगेट। तीसरा एग्रीगेट कौन सा है सर? नाम से ही है सर, ऑल इन एग्रीगेट। ऐसा एग्रीगेट जिसमें फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, ऐसा एग्रीगेट जिसमें फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट दोनों होते हैं, ऐसे एग्रीगेट को दोस्तों ऑल इन एग्रीगेट कहा जाता है। ऐसा एग्रीगेट जिसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे एग्रीगेट को ऑल इन एग्रीगेट कहा जाता है। इसके बाद लास्ट बचता है मेरे दोस्तों सिंगल साइज एग्रीगेट। लास्ट कौन सा बचता है सर? सिंगल साइज एग्रीगेट। अब सिंगल साइज एग्रीगेट क्या है इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। ऐसा एग्रीगेट जिसमें किसी पर्टिकुलर साइज के फ्रैक्शन की नैरो रेंज हो। ऐसा एग्रीगेट जिसमें पर्टिकुलर साइज एग्रीगेट की नैरो रेंज हो। जैसे मुझे बताना है 20 mm का सिंगल साइज एग्रीगेट क्या होगा, तो 20 mm के सिंगल साइज एग्रीगेट का मतलब क्या है? उस सीव से पास होने वाला एग्रीगेट
और उसके तुरंत नीचे जो सीव होती है, उसके तुरंत नीचे जो सीव होती है, जैसे सपोज करो 20 mm के तुरंत नीचे जो सीव है वो कौन सी है सर, 10 mm। तो ऐसा एग्रीगेट जिसका मोस्टली पार्ट 20 mm से पास हो जाए और मेजर पार्ट 10 mm पर रुक जाए, तो ऐसा एग्रीगेट जो कि अपनी खुद की सीव के साइज से तो मोस्टली पास हो जाए और उसके तुरंत नीचे जो सीव की साइज होती है उस पर मोस्टली रुक जाए, ऐसे एग्रीगेट को सिंगल साइज का एग्रीगेट कहा जाता है। जैसे 20 mm के सिंगल साइज का एग्रीगेट का मतलब ऐसा एग्रीगेट जो 20 mm की सीव से तो मोस्टली क्या कर गया हो सर, 20 mm की सीव से मोस्टली पास कर गया हो और 10 mm की सीव पर मोस्टली रुक गया हो, और ऐसे एग्रीगेट को क्या कहा जाएगा, सिंगल साइज एग्रीगेट। तो दोस्तों एग्रीगेट के साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 4 तरह के एग्रीगेट को डिस्कस किया है। तो अभी एग्रीगेट का साइज खत्म होता नहीं है, अभी तो इसमें आपका और डिस्कशन बाकी है। हाँ जी, जैसा मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग बताया था कि साइज एक एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं होता है, यह एक रिलेटिव पैरामीटर होता है। रिलेटिव का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला खाली 1 mm का साइज बड़ा है कि नहीं है, छोटा है कि नहीं है बताओ, तो आप कहोगे सर बता ही नहीं सकते जब तक मैं इस 1 mm के नीचे 0.5 mm और ऊपर 2 mm ना लिखूं। तो जैसे आप बोलोगे 1 mm इस 0.5 mm से तो बड़ा है लेकिन 2 mm से छोटा है, तो साइज एक एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, तो रिलेटिव पैरामीटर है। तो इस रिलेटिव पैरामीटर को बताने के लिए केवल उसके साइज को यूज नहीं कर सकते, इस रिलेटिव पैरामीटर को बताने के लिए एक टर्म्स यूज की जाती है दोस्तों, उस टर्म को बोला जाता है फाइनेस मॉडुलस। उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं सर, उसी टर्म को हम बोलते हैं फाइनेस मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस। अब ये फाइनेस मॉडुलस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए दोस्तों, और क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। अब फाइनेस मॉडुलस क्या है, फाइनेस मॉडुलस एक ऐसा पैरामीटर होता है जो किसी भी साइज के एग्रीगेट का मीन साइज आपको बताएगा। जैसे आपने बोला मेरे पास मिक्स एग्रीगेट है 80 40 20 10, ऐसे एन नंबर ऑफ सीव है, तो जैसे ही मैं इसका फाइनेस मॉडुलस निकालूंगा ना, तो फाइनेस मॉडुलस इसका क्या बताएगा, इसका फाइनेस मॉडुलस आपको दोस्तों ये बताएगा कि इसका एवरेज साइज क्या है। अब सर इस फाइनेस मॉडुलस को निकालते कैसे हैं, सर फाइनेस मॉडुलस एक पैरामीटर है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें हमको सबसे पहले दिए गए एग्रीगेट का परसेंट रिटेन वेट निकालना पड़ता है। जैसे ही आपने रिटेन वेट निकाल लिया दोस्तों, रिटेन वेट निकालने के बाद परसेंटेज रिटेन निकालना होता है, और परसेंटेज रिटेन निकालने के बाद परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन निकालना होता है। इसका मतलब फाइनेस मॉडुलस इज द समेशन ऑफ, समेशन या एग्रीगेट ऑफ, समेशन ऑफ ऑल दी परसेंटेज क्यूमुलेटिव एग्रीगेट एंड डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू सच एज 100। अभी समझ में नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि टफ है थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको ये फाइनेस मॉडुलस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका बेसिक से लेके चलता हूं मैं। फाइनेस मॉडुलस को निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास एक सीव का सेट होता है, जिसमें हम एक 80 mm से लेकर के 150 माइक्रोन तक की सीव को यूज करते हैं। पहले मैं जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको तरीके से बताऊंगा। जनरल एग्जाम्पल क्या है, अब मुझे फाइनेस मॉडुलस निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हर एक सीव पर रिटेन मटेरियल होगा। इस एग्जाम्पल में मैं 4 ही सीव ले रहा हूं ताकि मैं केवल पहले आपको क्लियर कर पाऊं। सीव कितनी रही है दोस्तों, 4। सीव का साइज, सीव का साइज दिया होगा आपको, जैसे माना 80 mm है, 40 mm है, 20 mm है और 10 mm है, ऑल साइज आर इन mm। आपको इनका दोस्तों रिटेन वेट दिया होगा सर, क्या दिया होगा, रिटेन वेट दिया होगा, ठीक है, या हम सीव एनालिसिस करके इस रिटेन वेट को मेरे दोस्तों निकाल पाएंगे। हम सीव एनालिसिस करके क्या निकाल पाएंगे सर, हम सीव एनालिसिस करके इस रिटेन वेट को निकाल पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माना आपको जो ये सीव दी हुई है दोस्तों, इस पर मैंने अपने हिसाब से मान लिया, सपोज करो इस पर रुकने वाला वेट 20 था, इस पर 40 था, इस पर 20 था, इस पर भी 20 था। तो ये रिटेन वेट आपको दिया था, या आपने इस रिटेन वेट को दोस्तों निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना होता है, परसेंटेज रिटेन वेट। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज रिटेन वेट। ये टोटल रिटेन कितना है सर, 100 है, तो 100 है, तो परसेंटेज रिटर्न कैसे निकालू सर, 20/100 गुना 100, तो कितना परसेंट आ गया सर, 20% आ गया। इसका कितना आ गया सर, 40% आ गया। इसका कितना आ गया सर, 20% आ गया। इसका कितना आ गया सर, 20% आ गया। तो मैंने सबका परसेंटेज रिटेन वेट निकाल लिया मेरे दोस्तों, मैंने क्या किया, सबका परसेंटेज रिटेन वेट निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, परसेंटेज रिटेन क्यूमुलेटिव, क्यूमू
क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संचयी योग, और ज्यादा समझने के हिसाब से क्या बोलोगे, जुड़ते ही चले जाना। अब कैसे निकालते हैं वो फोकस करो। अब मुझे 80 mm की सीव का क्यूमुलेटिव निकालना है, तो ये बोलता है उस mm की सीव पर रुकने वाला परसेंटेज वेट कितना है, 20। उसके ऊपर की सीव पर रुकने वाला परसेंटेज वेट जीरो नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई सीव हमें नहीं पता थी कि नहीं थी, कितनी थी नहीं पता, इसका मतलब हमें वैल्यू नहीं पता कितना रुका है, नहीं पता तो नहीं पता, तो मैं बोल दूंगा 20 रुका है। तो 80 mm का क्यूमुलेटिव कितना आ गया सर, 20। अब निकालता हूँ 40 का क्यूमुलेटिव। 40 के क्यूमुलेटिव का मतलब होता है 40 पर रुकने वाला प्लस उसके ऊपर रुकने वाला, तो दोस्तों कितना हो गया सर, 60 हो गया। कितना हो गया सर, 60 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद 20 पर रुकने वाला, तो 20 से ऊपर कितना था, 60, 60 और 20 80। 10 का निकालना है क्यूमुलेटिव, तो 10 पर रुकने वाला 20, उसके ऊपर कितना था, 40, 50, 60, 70, 80, तो कितना हो गया, 100। या एक और तरीका है जिसका यूज करके आप शॉर्ट में निकाल सकते हो, पहले को एज इट इज रख दो, दूसरे को इससे जोड़ा तो 60 आया, ठीक है, 60 को इससे जोड़ा 80 आया, 80 को इससे जोड़ा 100 आया। इस तरह से भी रटकर भी निकाल सकते हो, परंतु बेसिक समझो, किसी सीव का क्यूमुलेटिव क्या होता है, उस सीव पर रुकने वाला और उसके ऊपर रुकने वाला। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी योग, जुड़ते ही चले जाना। तो मैंने क्या बताया था, फाइननेस मॉडुलस इज द परसेंटेज रिटेन क्यूमुलेटिव समेशन। परसेंटेज रिटेन क्यूमुलेटिव समेशन क्या होता है सर, इनको जोड़ दो, ये कितने, 100 और 80, 180, 180 और 20, 200, 260, तो ये सर कितना आ गया, 260। तो मैंने बोला फाइननेस मॉडुलस क्या होता है सर, फाइननेस मॉडुलस समेशन ऑफ परसेंटेज क्यूमुलेटिव बटे कांस्टेंट। कांस्टेंट जनरली कितना लिया जाता है सर, 100 लिया जाता है, तो ये कितना आया था, 260 भागा 100, तो ये आपका कितनी वैल्यू आ गई, 2.6। इस 2.6 को बोला जाता है दोस्तों फाइननेस मॉडुलस। तो फाइननेस मॉडुलस इज द परसेंट समेशन ऑफ परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू सच एज 100। फाइननेस मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस होता है जो एग्रीगेट के उस एवरेज साइज को बताता है, उस एवरेज साइज को बताता है जिसमें जिसमें आपने परसेंटेज रिटेन क्यूमुलेटिव लिया हो और उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दिया हो। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई सर, 2.6। अब करना क्या होता है, जितनी भी वैल्यू आई होती है सर उसको नीचे से चलना होता है ऊपर की तरफ, नीचे से मतलब सबसे छोटी सीव से, तो जितना आया उतना चलो। 2.6 आया, 1 2 3। अब क्योंकि 2.6 2 और 3 के बीच में है, इसका मतलब मेरे एग्रीगेट का साइज भी 20 से 40 mm के बीच में होगा। या आपको सटीक 2.6 पर निकालना है तो आपने आरसीसी में इंटरपोलेशन करा होगा कि 2 पर 20 है, 3 पर 40 है, तो 2.6 पर कितना होगा, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब इसका मतलब ये है क्या सर, फाइननेस मॉडुलस में हमने क्या किया, फाइननेस मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस होता है जो कि आपके एग्रीगेट के एवरेज साइज के पार्टिकल को बताता है, जिसको निकालने के बाद सीव के ऑर्डर में नीचे से ऊपर की ओर चलने पर जो सीव आती है वही उसके एवरेज साइज और पैरामीटर के बारे में जानकारी देती है। ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, फाइननेस मॉडुलस कहलाता है। तो ये तो मैंने आपको जनरल बातें बताई दोस्तों, फाइननेस मॉडुलस है क्या। अब इस फाइननेस मॉडुलस को निकालते समय कौन कौन सी सीव कंसीडर करते हैं वो एक बार चेक करते हैं। एक सेकेंड। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, हम चल रहे थे कि इस फाइननेस मॉडुलस को निकालने के लिए कौन कौन सी सीव को कंसीडर किया जाता है।
4.75, 2.36, 1.18। अभी तक ये जितनी भी सीव है सर वो mm में है। हाँ भाई, अभी तक मैंने जितनी भी सीव लिखी है दोस्तों वो सब किस में लिखी है, mm में लिखी है। अब आ जाएगी 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। तो ये फिक्स है आपके सीव सेट। ये सीव सेट आपके दोस्तों फिक्स है। इन फिक्स सीव सेट में सर कौन कौन सी सीव है? पहला दोस्तों 80 mm की सीव है, दूसरा दोस्तों 40 mm की सीव है, दूसरा 20 mm की सीव है, तीसरा 10 mm की सीव है, चौथा 4.75 mm की सीव है, पांचवा 2.36 mm की सीव है, छठा सातवां 1.18 mm की सीव है, आठवां 600 माइक्रोन की सीव है। माइक्रोन को म्यू लिखो या माइक्रोमीटर लिखो एक ही बात है। नवा 300 माइक्रोन की सीव है और 10वां आपका 150 माइक्रोन की सीव है। तो ये 10 सीव के सेट लिए जाते हैं स्पाइनस मॉडुलस को निकालने के लिए। अब आपको इन सीव के सेट पर, आपको इन सीव के सेट के लिए परसेंटेज रिटेन वेट दिया होगा। आपको इन सीव के सेट के लिए दोस्तों क्या दिया होगा? रिटेन वेट दिया होगा। एक सेकेंड इसको पूरा तरीके से बता लेते हैं ताकि वैल्यूज इधर उधर ना हो। ठीक है, हाँ जी। आपको क्या दिया होगा सर? परसेंटेज रिटेन वैल्यू दी होगी, रिटेन दी होगी। अब देखते हैं रिटेन में क्या क्या दिया है। कलर चेंज कर लेते हैं। रिटेन में मैं वैल्यू लिख देता हूँ किसी भी एक एग्जांपल की। 20, 40, 15, 5। 20, 40, 15, 5। किसी भी एक एग्जांपल को ले लेता हूँ दोस्तों। 5, 15, 20, 40। 5, 15, 20, 40। 5, 15, 20, 40, 25, 15। ये आपको दिया हुआ है सर परसेंटेज रिटेन। ये रिटेन दिया हुआ है। टोटल कितना है सर? टोटल निकाल लो आप, 200 है। टोटल कितना है सर? ये 200 है। इसका मतलब आपको सीव दी थी, पर्टिकुलर सीव दी थी। अब एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ये सीव का ऑर्डर आपको दिया हुआ है ना, 80, 40, 20, 10। अब ये कैसे है? ये ए बाई बी बराबर बी बाई सी को वैलिड कर रहा है। सर कैसे? कोई सा भी सेट उठाओ, मैं ये 4 सेट उठा रहा हूँ। 80, 40, ए बाई बी 80 बटे 40 बराबर। अब मैंने क्या करा सर? ए बाई बी बराबर बी बाई सी। 80/40 बराबर। अब बी कितना है? बी सर 40 है। सी कितना है? 20 है। तो ये किसको शो कर रहा है सर? ये 40, देखो 40 दूनी 80 और 20 दूनी 40। मतलब दो कंजिक्यूटिव सीव का जो रेशो है वो बराबर है। दो कंजिक्यूटिव सीव का जो रेशो है दोस्तों वो कैसा है? बराबर है। इसको हटा देते हैं। तो कंजिक्यूटिव सीव का जो रेशो है दोस्तों वो कैसा है? वो बराबर है। तो दो कंजिक्यूटिव सीव का रेशो बराबर है। या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों मैथ में, ये आपका बी बराबर अंडर द रूट ए सी को व्यक्त कर रहा है। ये किसको बता रहा है ये सर? बी बराबर अंडर द रूट ऑफ ए सी, इसको शो कर रहा है। अब हर एक सीव का मैं क्या निकाल लूंगा सर? हर एक सीव का मैं निकाल लूंगा परसेंटेज रिटेन वेट और फिर परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन। क्या निकाल लूंगा? परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन। तो परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन निकाल लेंगे। इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन करने की जगह बच जाएगी अब। हाँ जी। अब मुझे सबसे पहले आपको ये निकालना है कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव, यहाँ पर आपने परसेंटेज रिटेन कैसे निकालना। टोटल 200 है, इस पर 20 होगा। तो 20/200 गुणा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। ये कितना परसेंट बचा सर? 10% बचा। पहले वाले का कितना आ जाएगा सर? सर पहले वाले का आ जाएगा 10। ऐसे निकाल दो। 10, 20, 7.5%। और ये कितना आ गया? 2.5%। ये भी 2.5%। ये 15 है ना, 15 7.5%। ये 10%। 40 ये 20%। 25 12.5%। और ये 15
7.5%। तो ये आपने क्या निकाल दिया सर, परसेंटेज निकाल दिया। अब क्या करना है सर, अब तो कुछ नहीं करना सर, क्यूमुलेटिव निकालना है। ये 10 10 इसके ऊपर कैसे निकालोगे, 80 mm पर रुकने वाला 10, उसके ऊपर नहीं पता, 40 पर रुकने वाला 20, उसके ऊपर 20 + 10 कितना कर दूंगा सर, 30 कर दूंगा। कितना कर दूंगा सर, 30 कर दूंगा। ठीक है, अब 30 चाहे ऐसे निकालो, पहला ऐसे की ऐसे, कलर छेद कर लेते हैं, पहला ऐसे की ऐसे, दूसरे में ये जोड़ा, 30 में ये जोड़ा, 37.5, 37.5 में ये जोड़ा, 40, 40 में ये जोड़ा, 42.5, 42.5, 50, 50, 60, 60, 80, 80, 92.5, 92.5, 100। तो ये मैंने क्या निकाल दिया सर, ये मैंने इनको जोड़ के निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने जोड़ के निकाल दिया। अब सबों को काउंट कर लेते हैं, 100, 192, इसको काउंट करिए आप, सभी को एक बार काउंट कर लेते हैं। मैं कैलसी में काउंट कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, ये आ रहा है समीशन इसका 542। कितना आ रहा है, 542। ये लगभग कितना आ रहा है दोस्तों, सर लगभग आ रहा है ये 542, या फिर एग्जैक्ट है 542.5, 5 या 15 है ना, 5। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या था सर, फाइनेंस मॉडुलस था परसेंटेज क्यूमुलेटिव समेशन है और बटे 100। तो ये कितना आया सर, ये 542.5 बटे 100। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 5.42। ये कितना आ गया, 5.42। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, 5.42 का मतलब ये पहली सीव, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा 5.42 आ रहा है ना। तो हमारा बोलेंगे सर मैक्सिमम साइज किस किस के बीच में है, 2.36 से 4.75 के बीच में है। तो ये एवरेज साइज आ दिया इसने। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या है, फाइनेंस मॉडुलस में करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालते हो, रिटेन वेट, फिर परसेंटेज रिटेन वेट, और एक बार जब ये परसेंटेज रिटेन वेट आ गया दोस्तों, फिर हम परसेंटेज क्यूमुलेटिव, और फिर उस परसेंटेज क्यूमुलेटिव को क्या कर देते हैं सर, समेशन कर देते हैं। और समेशन करने के बाद उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू का भाग लगाते हैं, और वो कांस्टेंट वैल्यू जनरली कितनी होती है, 100। ऐसा करने से हमारे पास एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या कहलाती है सर, फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए क्या रेफर कर रहा है कि हमें नीचे से ऊपर चलने पर जो सीव का ऑर्डर मिलता है वही हमारे एग्रीगेट का साइज होता है, वही हमारे एग्रीगेट का क्या होता है सर, साइज होता है। इसका मतलब नट सेल सर इतना सा है कि मैं इस फाइनेंस मॉडुलस को निकालने के लिए, इस फाइनेंस मॉडुलस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या याद करूं, फॉर्मूला है समेशन परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव रिटेन बटा कांस्टेंट 100। ये मेरा फाइनेंस मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है। अब ये बताओ, फाइनेंस मॉडुलस बढ़ेगा तो एग्रीगेट कोर्स होगा या फाइन होगा। अब तो बहुत सिंपल हो गया ये कंपैरिजन, चेक करो। फाइनेंस मॉडुलस बढ़ रहा है, फाइनेंस मॉडुलस बढ़ रहा है मतलब ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं तो आपका सीव का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब जब जब फाइनेंस मॉडुलस बढ़ता है, जब जब फाइनेंस मॉडुलस बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट कोर्स हो जाएगा। और अगर फाइनेंस मॉडुलस घटता है, अगर फाइनेंस मॉडुलस की वैल्यू घटती है तो इसका मतलब आपकी एग्रीगेट फाइनेस्ट होगा। आप किसकी तरफ जाओगे, फाइन एग्रीगेट की तरफ जाएंगे। तो ये फाइनेस मॉडुलस का जर्नल था कि जिसमें आपने अपने एग्रीगेट को बताया कि वो आपका एग्रीगेट फाइन है कि कोर्स है। तो इसकी सीयू मैंने आपको बताई दी है कौन कौन सी लेते हैं। ये आपका फाइनेस मॉडुलस था। इसका मतलब एग्रीगेट की फाइनेस, एग्रीगेट का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, ये एक रिलेटिव पैरामीटर है, एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है। तो इसे हम निकालने के लिए क्या यूज करते हैं सर, फाइनेस मॉडुलस। अब अकेला एक वर्ड आपको बता देगा कि आपके एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है। तो एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट का पता करने के लिए जो यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सर फाइनेस मॉडुलस। तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा कहलाएगा फाइनेस मॉडुलस। इसके अलावा दोस्तों एग्रीगेट का जो साइज होता है, एग्रीगेट का जो साइज होता है उसको बताने के लिए, एग्रीगेट के इस साइज को बताने के लिए एक हमारे पास आईएस कोड और है, IS 1498, 1498, सोइल में पढ़ोगे इसमें। इसने सोइल को अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया है, बाउल्डर, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। अब ध्यान रखना है ऊपर की दो तो सोइल है ही नहीं, तो बाउल्डर, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो बाउल्डर का साइज ऐसे पार्टिकल जिनका साइज ग्रेटर देन
300 mm होता है, बाउल्डर कहलाएंगे। कोबल का साइज होता है दोस्तों 80 से 300 mm। ग्रेवल का होता है 80 से 4.75। इसका होता है 4.75 से 75 माइक्रोन। इसका होता है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। और इसका होता है लेस देन 2 माइक्रोन। तो ये साइज दिए हुए हैं आपको आईएस कोड में। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंगली आपको दोस्तों इन साइजों को याद रखना है कि कौन कौन से साइज का यूज किया जाता है या कौन कौन से साइज को हम यूज करते हैं एग्रीगेट के फाइननेस मॉडुलस को निकालने के लिए। तो एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस इस प्रकार से निकाला जाता है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। हाँ, द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट, द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस 2.6। और फाइननेस मॉडुलस कितना दिया है दोस्तों 2.6। टू बी कंबाइंड, टू बी कंबाइंड, टू बी कंबाइंड कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस, कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस 6.8 फॉर obtaining, for obtaining the aggregate having फाइननेस मॉडुलस 5.4। ये दिया है क्वेश्चन। ये बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस 2.6 टू बी कंबाइंड विद कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट हैविंग फाइननेस मॉडुलस 5.4। क्वेश्चन क्या है, कितने परसेंट आप फाइन एग्रीगेट मिलाओगे, कितने परसेंट आप फाइन एग्रीगेट मिलाओ जिनका फाइननेस मॉडुलस 2.6 है एक ऐसे कोर्स एग्रीगेट के साथ जिसका फाइननेस मॉडुलस दोस्तों 6.8 है। कितना है 6.8। इस तरह से कि कंबाइंड का फाइननेस मॉडुलस कितना आ जाए 5.4 आ जाए। अब देखते हैं सोल्व कैसे करना है। माना एग्रीगेट टोटल कितने हैं सर 100 है, 100% है या 1 है, ठीक है। अब ये बोला कितने परसेंट फाइन एग्रीगेट मिलाओगे। माना मैं x% फाइन एग्रीगेट मिलाऊंगा, मुझे कितना पता, माना मैं x फाइन एग्रीगेट मिलाऊंगा। दोस्तों फाइन एग्रीगेट x है तो कोर्स कितना है सर, दोनों मिलजुल के 1 है ना। तो फाइन एग्रीगेट अगर x है तो कोर्स कितना हो गया सर, कोर्स हो जाएगा 1 - x। टोटल 1 है, 1 में से फाइन घटा दो, ठीक है। माना x फाइन एग्रीगेट मिलाया जिनका फाइननेस मॉडुलस कितना है 2.6। एक ऐसे एग्रीगेट के साथ, एक ऐसे कोर्स एग्रीगेट के साथ 1 - x जिसका फाइननेस मॉडुलस कितना है 6.8। इस तरह से कि कंबाइंड का फाइननेस मॉडुलस कितना आ जाए 5.4। तो ये आपको इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और x निकालना है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, एक ही अननोन है ना x, तो आपका लगभग 33.33% आएगा। ये क्या आएगा 33.33। तो फाइन आपका कितना आ गया 33। तो परसेंटेज फाइन एग्रीगेट तो 1 - x कितना हो जाएगा कोर्स, कोर्स हो जाएगा 66.67। तो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना आएगा सर, परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट आएगा 33.33 बटे कितने का 66.67 गुना 100। तो बराबर सर कटपिट के आएगा ये 50%। कटपिट के कितने आएगा 50%। तो कितने परसेंट मिलाएंगे सर 50% मिलाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया कंसेप्चुअल। ये कैसा हो गया सर कंसेप्चुअल। हमें तो इसको शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट बताने के लिए या रटने के लिए एक फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको दोस्तों। इसको तो कर देता हूँ साइड में, ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में। ये कर दिया साइड में। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला ज़्यादा आसान होता है। फॉर्मूला बोलता है परसेंटेज फाइन एग्रीगेट बराबर F2 - F1 F बटे F - F1। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है क्या सर, यहाँ पर दोस्तों F2 कहलाएगा, F2 कहलाएगा फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, F कहलाएगा फाइननेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, और F1 कहलाएगा फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है।
परसेंटेज फाइन एग्रीगेट निकालना है। फाइन मॉडुलस ऑफ कोर्स, कोर्स का फाइनेस मॉडुलस कितना था सर 6.8 था। कंबाइंड का कितना था 5.4 था। माइनस कंबाइंड 5.4 माइनस फाइन 2.6, तो भैया 5.4 6.4 तो 1.4 2.6 से 3 पॉइंट, ये 2.6 गया 3, तो 3 4 5 2.4 2.4 और 3। एक सेकेंड, आपने क्या लिखा F2, F2 क्या था कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। तो 6.8 माइनस 5.4, 6.8 माइनस 5.4 बटे 5.4 माइनस 2.6, इसको आप सॉल्व कर लो और गुणा कर दो कितने से 100 से, गुणा कर दो कितने से 100 से, तो आपके पास सीधा आंसर आएगा कितना परसेंट 50%। तो 6.8 माइनस 5.4 5.4 माइनस 2.6, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ना 26 36 36 46 46 56, 46 से 56 और है कितना 54, तो आपका ये तो कितना आ गया सर 2.8 आ गया, और ऊपर कितना आ गया 54 से 64 64 और 14, ठीक है 1.4, तो 14 दूनी 28, 1/2 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ गया सर, सीधा आंसर आ गया 50%। तो परसेंटेज फाइन एग्रीगेट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, F2 माइनस F बटे F माइनस F1। इसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो सर, इसका यूज करके हम परसेंटेज फाइन एग्रीगेट को निकाल सकते हो। ये पहला तरीका हुआ इस फॉर्मूले का यूज करके सर इस फाइननेस मॉडुलस की वैल्यू को निकालने का। दोस्तों 2-3 बातें और ध्यान रखनी है आपको, 2-3 बातें और क्या ध्यान रखनी है, जैसे आपसे पूछेगा सैंड के फाइननेस मॉडुलस बताइए, दो का पूछेगा, एक सैंड के केस में, अब सैंड के केस में फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। तो 22 से 26, 26 से 29, याद करने के ट्रिक है ये, 29 से 32 और बीच में क्या लगा दो पॉइंट लगा दो सर। अरे यहाँ कहाँ लग गया पॉइंट, ये लो, हाँ भाई। तो फाइन सैंड का फाइननेस मॉडुलस कितना होता है सर, फाइन सैंड का फाइननेस मॉडुलस 2.2 से 2.2 से 2.6 होता है। मीडियम का सर 2.6 से 2.9 होता है। कोर्स का सर 2.9 से 3.2 होता है। एक बात का और ध्यान रखना है, यदि सैंड का फाइननेस मॉडुलस 3.2 से ज़्यादा है, यदि सैंड का फाइननेस मॉडुलस 3.2 से ज़्यादा है तो उसे कभी भी कंक्रीट बनाने के लिए यूज नहीं लेंगे। यदि सैंड का फाइननेस मॉडुलस 3.2 से ज़्यादा है तो उसे कभी भी कंक्रीट बनाने के लिए यूज नहीं लेंगे। ऐसे ही आपको एग्रीगेट के भी फाइननेस मॉडुलस याद रखने हैं दोस्तों। ये तो सैंड के लिए था, अब बात करते हैं एग्रीगेट के लिए। अब एग्रीगेट के लिए बात करते हैं, पहला हमारा फाइन एग्रीगेट, दूसरा हमारा कोर्स एग्रीगेट, दूसरा हमारा कौन सा है सर कोर्स एग्रीगेट, और तीसरा हमारा ऑल इन एग्रीगेट। तो पहला हमारा कौन सा है सर फाइन एग्रीगेट, दूसरा दूसरा हमारा है दोस्तों कोर्स एग्रीगेट, और तीसरा हमारा कौन सा है सर, तीसरा हमारा ऑल इन एग्रीगेट। तो इसका तो होता है 2 से 3.5, किसका है सर ये, सॉरी किसका है ये, फाइननेस मॉडुलस है आपका, फाइननेस मॉडुलस, और इसका होता है 5.5 से 8, इसका होता है 5.5 से 8, इसका होता है 5.5 से 8, और लास्ट जो आपका बच जाता है इसका होता है 3.5 से 6.5। तो तीनों के फाइननेस, ये एग्रीगेट के लिए फाइननेस मॉडुलस है, वो किसके लिए था सर, वो जो फाइननेस मॉडुलस था वो आपके सैंड के लिए था। तो एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस और सैंड का फाइननेस मॉडुलस आपको याद रखना है। हमने इस फाइननेस मॉडुलस को निकाला क्यों, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था सर, पहला ऑब्जेक्ट तो था इकोनॉमिकल मिक्स। फाइननेस मॉडुलस कैसा मिक्स देता है, इकोनॉमिकल मिक्स देता है, सस्ता मिक्स देता है। दूसरा गुड स्ट्रेंथ, फाइननेस मॉडुलस पता है तो आपको पता लग जाएगी कि एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आपको पता है छोटा एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अलग होती है, बड़े एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अलग होती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पैरामीटर वर्केबिलिटी को बताएगा ये, कि मिनिमम सीमेंट की क्वांटिटी पर वर्केबिलिटी कितनी है, कि मिनिमम सीमेंट पर वर्केबिलिटी मुझे कितनी मिल जाए। तो हमारा जो ये फाइननेस मॉडुलस होता है दोस्तों, ये 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी देता है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने एग्रीगेट की 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। पहली इसकी जो प्रॉपर्टी थी दोस्तों वो क्या थी, वो पहली आपकी शेप थी, दूसरी टेक्सचर थी, तीसरी ग्रेडिंग थी, और चौथी साइज थी। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दोस्तों वो स्ट्रेंथ की आती है। अब स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी में क्या करते हैं सर स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी में इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से। वो मैं आपको हाईवे में पढ़ा चुका हूँ, सेम एज इट इज ऐसे की ऐसे उतरेगा। ऐसे ही स्ट्रेंथ के बाद हम इसकी एब्रेजन करेक्टरिस्टिक्स
और इम्पैक्ट करेक्टरिस्टिक्स मतलब टफनेस के करेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं, वो भी आपके सेम एज इट इज हाईवे। और साउंडनेस भी मैंने आपको पढ़ा रखा है दोस्तों एग्रीगेट की हाईवे में। तो ये सारे टेस्ट आपके एज इट इज हाईवे में निकल के आएंगे। तो बाकी की बातें दोस्तों हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।